माय डियर स्टूडेंट्स, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी क्लास 8 की चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस के बारे में अगर मैं बोलूँ, हिंदी में संपदा अगर जिसे कहते हैं, तो रिसोर्सेस सिंपली और कुछ नहीं, हर वो चीज़ है जो हमें हमारी यूज में आती है। तो रिसोर्सेज की एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर व्हाट इज रिसोर्सेज कभी पूछ ले आपसे, तो आप लिख सकते हैं कि एनीथिंग दैट कैन बी सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। यानी कि जो कुछ भी हमारी ज़रूरत पूरी करता है वो रिसोर्स है। तो आई होप कि आपको रिसोर्स का मतलब तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा है। और साथ ही रिसोर्स को रिसोर्स बनाने के लिए यूजेबिलिटी या यूटिलिटी का ज़रूरत पड़ता है। इसका मतलब क्या है? यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। यूजेबिलिटी या यूटिलिटी ही वो शख्स है जो किसी भी चीज़ को रिसोर्स बना देती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई भी चीज़ जो यूजेबल है उसकी यूजेबिलिटी ही उसको रिसोर्स बनाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, वैल्यू का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वैल्यू ही रिसोर्स क्रिएट करता है। जब तक किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है वो रिसोर्स नहीं है, ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। तो सम रिसोर्सेस हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट हैव। इसका मतलब ये है कि कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ चीज़ों को हम पैसों में कैलकुलेट कर पाते हैं लेकिन कुछ को नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ मैंने लिखा भी है, मेटल्स हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू बट अ लैंडस्केप मे नॉट हैव। मान लीजिए नदियाँ हैं, पेड़ है, पर्वत हैं, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू भले ही ना हो, ठीक है, लेकिन मेटल्स जो हैं, जो लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, ऐसी चीज़ों की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, इन्हें हम पैसों में कैलकुलेट कर सकते हैं, पैसे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। रिसोर्सेज से रिलेटेड दो चीज़ें हैं, एक तो यूटिलिटी और एक वैल्यू। दोनों को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यूटिलिटी का मतलब होता है कि आप उसे यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना। जब तक कोई चीज़ यूजेबल नहीं है तब तक वो रिसोर्स नहीं है, याद रखिएगा। और हाँ, हर रिसोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होती है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और हम अब बढ़ते हैं। पेटेंट का मतलब होता है किसी भी आइडिया या इन्वेंशन का एक्सक्लूसिव राइट। मान लीजिए जब भी कोई मूवी बनती है, जब भी कोई गाना बनता है, तो वो राइटर की या प्रोड्यूसर की एक अपनी सोच है और उसे कोई कॉपी ना कर ले, इसलिए उसको एक एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है कि हाँ सर, ये आपकी खोज है, ये आपका इन्वेंशन है, और अगर इसे कोई भी यूज करता है तो उसे आपको या तो कुछ पे करना पड़ेगा या फिर आप उसे कुछ पनिशमेंट भी दे सकते हो, अगर वो आपसे बिना पूछे आपकी इन्वेंशन का यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की ओर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में सबसे पहले होता है नेचुरल रिसोर्सेस, दूसरा होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। ये बहुत ही इजी है समझ में, बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, और तीसरा है ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस। तो वो रिसोर्स जो हम डायरेक्टली नेचुरल से लेते हैं, नेचर से लेते हैं, वो नेचुरल रिसोर्स कहलाती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हर वो चीज़ जो हम नेचर से लेते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेस होती है। आप इसे इस तरह लिख सकते हैं कि रिसोर्सेस दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। जैसे कि एयर, वाटर, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। आप रिवर भी लिख सकते हैं चाहे तो,
ठीक है। हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है। नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो भागों में बांट देते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में एक होता है रीन्यूएबल। रीन्यूएबल का मतलब होता है जिसे हम दोबारा खुद जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और एक होता है नॉन रीन्यूएबल। तो ये भी आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा जाता है, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। अच्छा, रिन्यूएबल में एयर आ जाता है, क्योंकि हमेशा एयर साफ सुथरा होता रहता है और एयर हमेशा ख़त्म नहीं होता, इसलिए हम इसे रिन्यूएबल में रखते हैं। ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल में क्या रखते हैं, जैसे कि कोल है, कोयला, या फिर आयरन, ठीक है ना, या फिर जो पेट्रोलियम है, आपको पता होगा, क्योंकि पेट्रोलियम हम नहीं बना सकते। तो उसी तरह रिन्यूएबल में आप सोलर एनर्जी लिख सकते हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी भी आपको समझ में आ गया होगा, इतनी आशा करता हूँ। इसमें और कुछ खास नहीं है, ठीक है। और अब हम चलते हैं क्या, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की ओर। ठीक है। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आपको ध्यान देना है कि हर वो चीज़ जो ह्यूमन मेड हो वो ह्यूमन मेड रिसोर्स है। जैसे कि ये मार्कर, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है ना, ऐसी कोई भी चीज़ जो ह्यूमन मेड है वो क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरी रिसोर्स के बारे में, और तीसरी रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्सेस। अच्छा, इंसान खुद भी एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि हम सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। इंटरडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि अगर हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ठीक है। अगर हमको कोई सामान खरीदना होता है तो हमें शॉपकीपर के पास जाना पड़ता है, और जैसे ही हमें कुछ नया सीखना होता है तो हमें टीचर के पास जाना होता है पढ़ने के लिए। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम अलग अलग लोगों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। मिल्कमैन हमें दूध देता है, न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर देता है। तो इस तरह से हम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे पर बहुत ही इंटरडिपेंडेंट है। आपको ये बात भी याद रखनी है, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है कि ह्यूमन का कैसे, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है और ह्यूमन को इस्तेमाल कैसे होता है, यूज कैसे होता है, यूजेबिलिटी मैंने आप बात बताई थी आपको। तो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में इतना ही आपको जानना है, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है अभी। हाँ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में बता दूं कि जब अब मान लीजिए कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि ह्यूमन एक रिसोर्स है और इस रिसोर्स की डेवलपमेंट जब होती है तब हम इसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में अगर कहें तो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नॉन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। फिर से एक बार सुन लीजिए, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नॉन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हम ह्यूमन को इस तरह से ग्रूम करते हैं, इस तरह से उसे नई चीज़ें सिखाते हैं। मान लीजिए कि एजुकेशन है, तो अगर एक पढ़ा लिखा इंसान होगा तो कोई भी रिसोर्स को वो बेटर यूज कर पाएगा, है ना।
उसके पास जो पैसे होंगे वो उसे बेटर जगह इन्वेस्ट कर पाएगा, या फिर वो वाटर वेस्ट नहीं करेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना पड़ता है और करना भी चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्स की एजुकेशन होगी तो उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, उसके सोचने समझने की चीज़ जो क्षमता है वो बढ़ेगी, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। आप यहाँ इतना ही ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या आप इतना अगर समझ जाते हैं तो बहुत है, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं हम कंजर्विंग रिसोर्सेज की ओर। अच्छा, कंजर्विंग का मतलब क्या होता है? अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट करिए, तब तक हम चलते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो कंजर्विंग का मतलब होता है बचाना। इसे अगर साधारण एकदम इजीएस्ट वे बताऊं, बचाना यानी कि हर रिसोर्स को सोच समझकर खर्च करना, ठीक है ना। आप सबको अच्छी तरह पता है कि हमारे पास जो पेट्रोलियम है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, और ये अगर एक बार ख़त्म हो गया तो शायद हम इसे दोबारा ना बना पाएँ। तो ऐसे में इसे इस तरह से यूज़ करना होगा ताकि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक लगातार यूज कर पाएँ, ठीक है। वरना अगर हम बड़ी जल्दीबाजी में इस पेट्रोलियम का यूज करेंगे तो पेट्रोलियम लिमिटेड है और ये धीरे से ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए कंजर्विंग रिसोर्सेज के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि वाटर है, एक दूसरा एग्जांपल भी ले लीजिए, वाटर है, आपने सुना भी होगा, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स आप लोगों ने सुने भी होंगे, ठीक है। तो जल ही जीवन है वगैरह, तो ऐसी चीज़ें अगर हम नहीं बचाएंगे तो हो सकता है कि कल को वाटर पीने लायक ना रह जाए, सारा वाटर पॉल्यूटेड हो जाए। तो इसलिए हमें वाटर की वैल्यू रखनी चाहिए, या फिर पेट्रोलियम ख़त्म हो गया तो हम दोबारा उसे क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमें पेट्रोलियम को सेव करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो कंजर्विंग रिसोर्सेज का कोई और ख़ास मतलब नहीं है, बल्कि रिसोर्सेज को समझदारी के साथ यूज करना, उसे बचा कर रखना कंजर्विंग रिसोर्सेज कहलाता है, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक बच गया है, और लास्ट टॉपिक का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें डेवलपमेंट को हम लगातार करते रहते हैं एक समान रूप में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमारी जो रिसोर्सेज का यूज है उसे बैलेंस करना पड़ता है हमारी ज़रूरतों के साथ। हम बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर सकते किसी भी रिसोर्स का, वरना रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम नेक्स्ट टाइम उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें हमारी रिसोर्सेज को और नीड को बैलेंस करके रखना पड़ता है, और साथ ही साथ हमें हर रिसोर्स को बचा कर रखना पड़ता है फ्यूचर के लिए, ताकि फ्यूचर में भी हम अपना डेवलपमेंट कंटिन्यू कर सकें। और इसी के साथ आपके सारे इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे मैंने कवर किए हैं। अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसे क्लियर कर दूँगा। और आज का मैसेज यही है कि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस, पानी की हर बूंद बहुत ही कीमती है, जल है तो जीवन है, आपको मैंने पहले भी बताया था। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।